Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. I absolutely love reading the newspaper, but what I love more is to teach the same to our fellow aspirants. Let me introduce you to our current affairs concert series. Current affairs concert series is a current affairs revision program targeting the UPSC prelims 2025. Well, what I have tried to do is to segregate month-wise 20 to 25 most important current affairs topic and present these topics to you in the most creative way possible. आपको वो हमारा notes देख के पता चल जाएगा. टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. डू नॉट वॉच दिस वीडियो एज अ यूपीएससी लेक्चर. मजा आएगा, इंजॉय करोगे. अगर मजा आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Whoever is attending the lecture for the first time, पहले कुछ चीजें मैं बता दूं. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी. ठीक है, तो पीडीएफ मत खेलना. पीडीएफ सबको मिलेगी, खूब मिलेगी. ठीक है जी, तो पीडीएफ सबको मिलेगी, नंबर 1. दूसरी चीज ये कि ये एक रिवीजन कोर्स है फॉर प्रीलिम्स 2025. हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें जनवरी 2024 से स्टार्ट करके और अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू दीज लाइव लेक्चर्स. आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगी. आप क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पर जो क्लास को लाइव अटेंड करेगा उसको मिलेगा मौका पार्टिसिपेट करने का. और आज तो भैया लाइव प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी. तो आई एम श्योर मैंने आज आपके लिए कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं. आज आपको लाइव क्लास में हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे, अगर आप सही जवाब देते हो तो. ठीक है जी, तो मजा आएगा. और 2-3 बातें, आपको कुछ इस प्रकार का प्राणी बीच बीच में लेक्चर में मिलेगा. ये जब भी आएगा आपसे कुछ सवाल पूछेगा, इसका जवाब आपको देना है. Whenever you will see this creature on your screen, you will have to answer the question which follows. I'll try to keep it bilingual, but मेरे को मजा हिंदी में ही ज्यादा आता है. ठीक है जी, ऑल क्लियर? बोल दो. करें फिर स्टार्ट. तैयार हो? ठीक है. फेब्रुअरी का करंट अफेयर है. फेब्रुअरी 2024 में जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसमें से whatever is very much important, highly probable to appear in your prelims, वो हम आज कवर करेंगे. ठीक है, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ फुल लेंथ कोर्स. इसमें सिर्फ वो टॉपिक्स कवर होंगे विच आर रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, समझ आता है. फिर मैंने जैसा बोला, हैशटैग भाई वाली बात. मैं यहां पर आपको रैंडम मटेरियल देने नहीं बैठा हूं. मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, जो मैंने आपको एक बार इस कोर्स के स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर मैं आपको 5000 टॉपिक्स लिख के दे दूं प्रिंट करके बोरिंग फॉर्मेट में और बोलूं कि यार देखो इससे तो क्वेश्चन आना ही था, आया, पर आप वो 5000 टॉपिक शायद पढ़ नहीं पाओगे. पर्पस यही होता है कि अगर 500 टॉपिक पढ़ाओ, पर ऐसे पढ़ाओ कि क्लास में याद हो जाएं एंड दोस टॉपिक्स अपीयर इन योर एग्जाम. सिंपल. शायद आप 5000 टॉपिक्स का मटेरियल इकट्ठा करके 10 क्वेश्चन भी आंसर ना कर पाओ, लेकिन यहां पर आप जो भी पढ़ोगे आपको क्लास में हम याद करवा के भेजेंगे, ये मेरी गारंटी है. और उसमें से जब क्वेश्चन आएगा तो भाई वो सही ही होगा, ये गारंटी है. ठीक है, मेरे लिए भी ये चैलेंज है, जैसे मैंने बोला था. तो मिलकर बढ़िया काम करते हैं. ठीक है जी, चलिए. सबसे पहले फरवरी का महीना था, तो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, खूब सारा डिस्कशन अराउंड योर फिस्कल पॉलिसी होता है. आई एम श्योर आप लोग फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हो, पर मुझे जो न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई दी थी, वो थी फिस्कल डेफिसिट और नेशनल डेट के बीच में डिफरेंस. ठीक है जी, ये आपको मालूम होगा. फिस्कल डेफिसिट आपने टर्म बहुत बार सुनी होगी. अब आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, ये खाली पेज, ये पिज्जा बर्गर क्या है. तभी मैंने क्या बोला, आपको कॉन्सेप्ट याद करा के भेजेंगे. बस हमारे लेक्चर्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है पार्टिसिपेशन. आप पार्टिसिपेट करना, बने रहना, याद यहीं पर हो जाएगा. ठीक है, चलो आपको आज फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं और फिर बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट और नेशनल डेट में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, चलो. अच्छा जी, एक बात बताओ, आपकी थी गर्मियों की छुट्टियां, आप घर में एंजॉय कर रहे थे, मौज चल रही थी एकदम, बचपन के वो दिन थे. आपके पेरेंट्स आपको घर छोड़ के बाहर जाते हैं और आपको खर्चा करने के लिए 100 रुपए देके जाते हैं. कितना पैसे देके जाते हैं? 100 रुपए. बहुत बढ़िया भैया, 100 रुपए मिल गए, मजा आ गया. क्या करेंगे 100 रुपए का? अब आपने किया, आपका मन किया कुछ खाना खाने का, आपको भूख लगी, आपका मन किया कि मैं करूंगा पिज्जा ऑर्डर. ठीक है,
बहुत बढ़िया। पिज्जा जब आप ऑर्डर कर रहे थे बिल बन रहा था 100 रुपए का, पर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज ऐड करवानी थी। आपने एक्स्ट्रा चीज विद चीज बर्स्ट ऑर्डर किया, उसके लिए आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ गए। आपने कहा देखी जाएगी, ठीक है, आप शायद हरियाणा से थे, आपने एक फिलॉसफी अपना ली कि भाई देखी जाएगी, कर देते हैं ऑर्डर, जब आएगा तब देखेंगे। आपने ऑर्डर कर दिया 120 रुपए का, ठीक है जी, आपके पास 100 रुपए थे, ऑर्डर आपने 120 का कर दिया, उड़ते हुए भैया डिलीवरी करने आपके घर पहुंच गए। अब आपके पास 100 रुपए तो थे देने के लिए, कितने पैसे अब आपको और देने हैं भैया को जो आपके पास नहीं है? बताओ मेरे को, कितने पैसे आपके पास नहीं है देने के लिए? 20 रुपए। बहुत बढ़िया कौशल, क्या बढ़िया मैथ से आप लोगों की, मजा आ गया। अब 20 रुपए नहीं है भाई, क्या करें? पहली बात समझो, क्या कोई मुझे बताएगा ये 100 रुपए क्या है? ये 100 रुपए, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है भाई, रेवेन्यू रिसीप्ट हमें मिल गई, मजा आ गया। रेवेन्यू रिसीप्ट ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको मालूम होगा ना व्हाट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट योर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वेरी सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका पेंशन, सैलरी, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये सब आप देते हो, आपको मालूम होगा दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना तो आप पढ़े होगे। तो ये क्या हुआ, कौन बताएगा कि ये 20 क्या हुआ? व्हाट इज दिस? रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज दिस? 20 इज व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? डेफिसिट, बोरोइंग्स? नहीं भाई, कौन सा डेफिसिट है ये? फिस्कल डेफिसिट बोल दिया? नहीं भैया, फिस्कल डेफिसिट नहीं हुआ ये। सोच के देखो, सोच के। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। भाई रेवेन्यू इनकम आपकी 100 थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 था। मम्मा आपको 100 रुपए देके गई थी, 120 का आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। 100 रुपए तो है देने के लिए, अब 20 रुपए का क्या करें? ठीक है, अब आपने लगाया टेढ़ा दिमाग थोड़ा सा कि यार एक काम करता हूं, मेरे पास ये घर में लैपटॉप था, मैंने ये बेच दिया। लो भाई, ये लैपटॉप मेरे पास घर में पड़ा था, मैंने बेच दिया। और कितने का बेच दिया? 10 रुपए का। आई सोल्ड दिस लैपटॉप फॉर 10 रुपीज। कौन मुझे बताएगा ये 10 रुपए क्या हुआ? ये मेरे पास इनकम आई, 10 रुपीज लैपटॉप बेच के मेरे पास आ गए। बहुत बढ़िया मानसी, गजब। इसको बोलेंगे हम क्या? कैपिटल रिसीप्ट्स। ये हो गया कैपिटल रिसीप्ट्स। हम क्या करते हैं गवर्नमेंट में? व्हाट डू वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट इन टेक्निकल टर्म्स? डिसइन्वेस्टमेंट नाम का शब्द सुना है? डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया, डिसइन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट वी डिड, वी डिड डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे पास 10 रुपए आ गए, हमने 10 रुपए और दे दिए इसमें से माइनस करके। ठीक है जी, अब कितना बचा? 10 रुपए पेंडिंग बचा। अभी भी तो 10 रुपए देने हैं ना। अब क्या करें? अब मैं गया अपने दोस्त के पास, हाँ भाई थोड़ा सा भाई टेंशन हो गई है, प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम मनी। दोस्त बहुत दीदार था, उसने बोला तू 10 मांगने आया है, मैं 15 दूंगा, तू 15 ले, मौज कर, लाइफ में ऐश कर। उसने कहा ये भी बढ़िया स्कीम है भाई, 15 रुपए यहां से मिल गए, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, यहां से 15 रुपए मिल गए मेरे को। अब लिसन, आई गॉट 15 रुपीज, हाउ मच आई हैड टू पे? 10। ये तो मैंने यहां 15 में से 10 दे दिए, बट अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा 5 तो बच गए, 5 तो बच गए। अब घर वालों को पता ना चले, इसीलिए मैं चुपचाप गया, 5 रुपए का सेकंड हैंड एक और लैपटॉप ले आया। 5 रुपए का मैं सेकंड हैंड इसी मॉडल का दूसरा लैपटॉप ले आया, ताकि घर पे किसी को पता भी ना चले। मैं 5 रुपए का लैपटॉप यहां ले आया, 5 रुपए मैंने यहां डाल दिए, 10 रुपए मैंने यहां पे ऑफ कर दिए, तो ये तो जीरो हो गया। और ये क्या हो गया? 5 रुपए। अब मुझे ये कौन बताएगा व्हाट इज दिस? 5 रुपीज। बहुत बढ़िया संस्कार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने यहां क्या कर दिया? केपेक्स कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा कि ये जीरो क्या हो गया? आखिरी में भैया को तो हमने निपटा दिया ना कि भाई तुम लोग जाओ अपना मौज करो। ये क्या हुआ? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आपको मालूम होगा हमेशा जीरो होता है। जीरो होता है कि नहीं होता? आप उसे फाइनली क्लोज कर देते हो एकदम, टोटल हमेशा जीरो ही होता है। ये क्या हुआ? 15 जो आपने बोरो किया, ये आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ, ये फिस्कल डेफिसिट हुआ। आपको बात समझ आई? वी हैड 100 रुपीज, वी डिड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 120, वी वर लेफ्ट विद अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 20। टेक्निकली जस्ट थिंक अबाउट इट, आपने कैपिटल रिसीप्ट्स अपनी बोरिंग करके 10 रुपीज की इकट्ठी करी, स्टिल यू हैड टू पे ऑफ 10 रुपीज।
आप सोच के देखो, आप अपना घर चलाने का अगर खर्चा अपने घर का सामान बेच के कर रहे हो, इज इट अ हेल्दी सिचुएशन? इज इट अ हेल्दी सिचुएशन कि घर का रेगुलर खर्चा घर का सामान बेच के हो रहा है या फिर लोन लेके हो रहा है? नो। दैट इज वाई वी एम व्हाट वी डू, वी एम दैट फिस्कल डेफिसिट को जीरो नहीं करना, हमारा एम होता है रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना। रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, नॉट द फिस्कल डेफिसिट। अगर आपका, नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, मैं पूरी सिचुएशन को हल्का सा चेंज करूंगा। अगर आपका ये जो खर्चा है ये आप चुपचाप तमीज में एक्स्ट्रा चीज ना ऑर्डर करके 100 ही रुपए का करते, तो आपको इतना झमेला करना ही नहीं पड़ता। यू हैड टू हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ ₹0। अब वटेवर वटेवर, अब सोच के देखना, अब आप लैपटॉप बेचते, ठीक है, बढ़िया आपने बेचा, आप बोरो करते, अब आपके पास ₹25 होते, 10 लैपटॉप सेल करके 15 बोरो करके आप एक नया लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप लेके आते और उस लैपटॉप को यूज करके आप एडिशनल इनकम जनरेट करते। यस या नो? मतलब कि आपका फिस्कल डेफिसिट, आपकी बोरोइंग आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर करना इज हेल्दी बिकॉज इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये जो सारी बातें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इसका ये मतलब हुआ। आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके बेनिफिट, उसका जो रेलेवेंस होता है वो समझ आया। मतलब नाउ व्हाट इज द नेशनल डेट? फिस्कल डेफिसिट एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है कि इस बार आपने कितनी बोरोइंग करी, आपकी क्यूमुलेटिव बोरोइंग, कितनी टोटल बोरोइंग हो चुकी है, दैट इज योर नेशनल डेट। द नेशनल डेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ओज इट्स लेंडर। क्या कोई मुझे बताएगा किस करेंसी में इंडिया का मोस्टली जो डेट है वो वैल्यूड है? कौन सी करेंसी में? विच करेंसी? क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया, डॉलर। बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का? फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे, पढ़ लोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट यू रेवेन्यू डेफिसिट नीड्स टू बी जीरो, इट इज हेल्दी टू हैव अ लो रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रू। Does the government aim to eliminate fiscal deficit? No. Fiscal deficit is healthy if within a limit. अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सा एक्ट है जो उस लिमिट को प्रिस्क्राइब करता है? बहुत बढ़िया श्रीमान, FRBM एक्ट। ये आपका स्टैटिक पोर्शन का कुछ कंटेंट था, मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था। आई थॉट फेब्रुवरी का महीना है तो भैया शुभ आरंभ तो इसी से होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फिस्कल पॉलिसी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो, फरवरी के टाइम पे पेटीएम के ऊपर बड़ी भाई बहुत ज्यादा गाज गिरी थी। पेटीएम बड़ा न्यूज में था, पेमेंट्स बैंक पर्टिकुलरली, इफ यू नो, उनका जो सारा वो सर्विस था वो सब वॉलेट वगैरह वाला वो बैन भी हो गया था। क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन पेमेंट्स बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा पेमेंट्स बैंक, एवरी बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट बट लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिंपल। डिमांड डिपॉजिट्स ओनली इज एक्सेप्टेड, ठीक है। पेमेंट्स बैंक दे ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट विच इज करंट एंड सेविंग, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नो एनआरआई डिपॉजिट्स। उसके अलावा सीआरआर एंड एसएलआर, आपको मालूम होगा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों एप्लीकेबल होते हैं और एफडीआई भी आ सकती है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो पॉइंट आएगा वो इसके अंदर छुपा हुआ है। माय क्वेश्चन टू यू इज, मैं एक पोल कराऊंगा, सीधी सी बात है, मेरे को एक सिंपल आंसर चाहिए, ट्रू या फॉल्स का बताना मेरे को। पोल आपके सामने अभी आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन है जी, पेमेंट्स बैंक कैन लोन द अमाउंट, पेमेंट्स बैंक कैन इशू लोन्स, पेमेंट बैंक्स कैन गिव लोन्स, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? पेमेंट बैंक्स दे कैन गिव लोन। पोल में आंसर करो, पोल में बताइए। 44% कहते हैं ट्रू, 56% कहते हैं फॉल्स। क्यों भैया? देखा गड़बड़ाए कि नहीं गड़बड़ाए? ये बताओ, फंसे कि नहीं फंसे? बैंक है लोन नहीं देगा, बैंक है लोन नहीं देगा, नहीं देगा।
सर नहीं देगा, यही तो गजब बात है, दे कैन नॉट गिव लोन्स। इसीलिए इनका एसएलआर रिक्वायरमेंट 75% होता है। इनको जितना इनका मनी होता है इट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दे कैन नॉट गिव लोन्स, नॉट इवन द पीएसएल लोन्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अब एक और सवाल है और इसमें मैं देखता हूं आप क्या बोलते हो। अब पहला सवाल बहुत ध्यान से, कैन पेमेंट बैंक इशू कार्ड्स? कैन पेमेंट बैंक्स इशू कार्ड्स? ये मैंने ट्रिक करने के लिए आपको दिया है, जरा ध्यान से। कैन पेमेंट बैंक्स इशू कार्ड्स? ट्रू आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं एंड करता हूं। एक और सवाल, कैन पेमेंट बैंक्स, कैन पेमेंट बैंक्स इशू क्रेडिट कार्ड? कैन पेमेंट्स बैंक इशू क्रेडिट कार्ड्स? फॉल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात करी आपने, बढ़िया। देखो, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है जी, ये बताओ मेरे को। क्रेडिट कार्ड एक फॉर्म ऑफ लोन ही होता है ना। जैसे नो आप क्रेडिट लेते हो, तो अगर वो लोन नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली ना वो क्रेडिट कार्ड भी तो नहीं इशू कर सकते। दे कैन इशू डेबिट कार्ड बट दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट। डेबिट कार्ड चलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। पेमेंट्स बैंक पे अगर क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसको पूछने की, सबसे ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक एक और, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? मीनिंग नंबर्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, मैंने वहीं से उठा के आपके लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आपको। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो दिखेगी और तुम गायब हो जाओगे वो ये है कि एल्कायर एंड फॉस्टर मेथड, इसको यूज, मतलब ये जो एल्कायर एंड फॉस्टर मेथड है, इट इज यूज्ड इन कंप्यूटिंग मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। क्या होता है जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, H इंटू ए। H इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर पुअर एंड A विच इज द प्रपोर्शन, द डेप्रीवेशन लेवल, मतलब कि कितने इंडिकेटर्स पे जो पॉवर्टी है उसमें वो मार्क करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 इंडिकेटर्स हैं, इफ अ पर्सन इज पुअर ऑन 6 इंडिकेटर्स देन द A इट इंक्रीजेस। H इंटू ए, एमपीआई, रट्टा मारना, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आपको ये दिख सकता है, फॉर्मूला शायद ना दिखे, बट ये मेथड और ये कहां यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात याद रखना। और नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी थी, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उस पर चलते हैं, जैसे कि हमारे सामने है। ठीक है, ये देखो भाई, ये क्या है। अब आपका, ये दो छोटे पॉइंट्स थे भाई, पर अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्वेश्चन यहां से बनने के 1000% चांसेस हैं, 1000%। आप लोगों को मालूम होगा ये 3 लॉन्चर्स कहते हैं इनको, रॉकेट्स जिसमें पेलोड होता है। इफ यू नो, जो सैटेलाइट होती है वो तो यहां टॉप पे बैठी होती है रॉकेट के। ध्यान से सुनो, हेडलाइन क्या थी? इसरो's लेटेस्ट लॉन्च, वाई जीएसएलवी रॉकेट इज कॉल्ड द नॉटी बॉय। किसी ने सुना है ये? आप में से कोई बता सकता है? 1 2 3 कौन सा नॉटी बॉय है इनमें से? 1 2 3 विच वन इज द नॉटी बॉय? एनीवन? तुक्का ही मार लो। 3 2 3 2 कंफ्यूज, 3 2 3 2 1 ऐसे चल रहा है, 1 3 ऐसे, कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, ऑल ऑल प्रदीप कुमार। ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया देखो, नॉटी बॉय बोलते हैं किसको? इसको, सेकंड नंबर को, जीएसएलवी। ठीक है, क्यों बोलते हैं? देखो, अब बड़ा ना ध्यान से मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिर सुनना उसको, फिर इसके नीचे आपको आपका काम का मटेरियल मिलेगा। 90s का टाइम था, कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, सोवियत यूनियन डिफीट हुआ था, कोल्ड वॉर एंड हुई थी।
इसरो अपने जो स्पेस प्रोग्राम है उसको डेवलप कर रहा था, ये बात आपको मालूम होगी, ठीक है। तब हम लोग टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे थे, सोवियत से भी, यूएस वगैरह से भी। आप लोगों में से पहले मुझे कौन बताएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि ये बार बार फेल हो रहा था, बिल्कुल केशव हो रहा था, पर क्यों हो रहा था वही बात है। इंजन के अंदर जो रॉकेट इंजन होता है उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत ज्यादा न्यूज में आपको सुनने को मिलती है। कौन मुझे उस टेक्नोलॉजी का नाम, भाई बहुत ही बढ़िया, मेरे बोलने से पहले ही तुमने लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड, क्रायोजेन, ठीक है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, उसको, अब वो क्या होता है अभी समझाता हूं वो चीज। उसको हम लोग शुरू में, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, पर यूएस ने उस बात पर हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने बोला कि भाई जो एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम है, वो वायलेट होगी, आप लोग इसको न्यूक्लियर वेपन और इन सारे चीजों में यूज करोगे, तो वी कैन नॉट अलाउ दैट। बट what India did was, India still imported a engine जिसका नाम था KVD इंजन। क्या नाम था? KVD इंजन। KVD इंजन एक क्रायोजेनिक इंजन था। भाई साहब, हमने क्या किया, हमने जुगाड़ लगाया, हमने इस इंजन को री इंजीनियर किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, उल्टी इंजीनियरिंग, मतलब उसको देख के खुद बना लिया और उसको यूज करना शुरू करा। बिकॉज ऑफ दैट उसमें डिफेक्ट्स थे और प्रॉब्लम्स थी। तो जो ये जीएसएलवी व्हीकल है, ये बार बार इसका क्रैशेस होने लगे, एंड इसीलिए इसको नॉटी बॉय बोलना शुरू कर दिया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना इंडिजिनस इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। दो मॉडल्स उसके डेवलप करे। पहला मॉडल का नाम था सीई 7.5 और दूसरे मॉडल का नाम था सीई 20। जो आपको पहला लॉन्चर दिख रहा है, पहला लॉन्चर है पीएसएलवी। आपको याद होगा अगर आपने मंगल मिशन मूवी देखी है, पहले पीएसएलवी ही हमारा सबसे ज्यादा काम करने वाला रॉकेट था, और ये आज भी, इसको वर्क हॉर्स कहते हैं भाई। उसके बाद जीएसएलवी का पहला मॉडल आया, विच वॉज दिस, विच यूज्ड केवीडी का रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मॉडल। उसके बाद नाउ वी हैव डेवलप्ड द जीएसएलवी MK3, जिसको हम LVM3 भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट वी हैव, ठीक है। इसके अंदर वी आर डेवलपिंग CE20 क्रायोजेनिक इंजन। अब ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि तीन हमारे लॉन्चर्स थे, देयर वर 3 लॉन्चर्स जिनका एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हमने केवीडी इंजन, क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट किया। क्रायोजेनिक इंजन जब हमने इंपोर्ट करा तो फिर हमने उसको रिवर्स इंजीनियर किया और उसके बाद हमने इंडिजीनियस डेवलपमेंट करी क्रायोजेनिक इंजन की, जिसमें CE 7.5 पहला था, CE 20 दूसरा था। बहुत बढ़िया, समझ आता है। क्या मुझे कोई ट्रू एंड फॉल्स में एक बात बताएगा? मुझे एक बात बताओ, एल LVM3 इज अ रीयूजेबल रॉकेट, ट्रू और फॉल्स? LVM3 इज अ रीयूजेबल रॉकेट, ट्रू या फॉल्स? पोल में देखो, ट्रू, 68% ट्रू, और आप बोलते हो आप लास्ट क्लास देख के आए हो। भैया हमारे पास अभी रीयूजेबल रॉकेट है ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई वी आर डेवलपिंग अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, NGLV। लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करी थी। India doesn't have a reusable rocket yet, but we are developing a further variant which is NGLV, next generation launch vehicle। बट जो हमारा गगनयान मिशन है उसको हमारा यही LVM3 ही लॉन्च करेगा, एंड इसीलिए CE20 इंजन की टेस्टिंग हो रही थी। अभी तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, ये बताओ। अब मेरे को अब मेरे को कौन बताएगा? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, दो ऑप्शन, और इस पोल के विजेता को हम प्राइज देंगे। दो ऑप्शन मिलेंगे, A B, चलो और देते हैं C, और ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ठीक है।
एंड डी। देखो भाई ध्यान से सुनना, दिख रहा है ना सबको? ये नहीं नहीं क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग? नो बॉस क्या मतलब हुआ इसका? आई एम नॉट ऑडिबल? रियली? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई नहीं नहीं लिख रहे थे, कोई लिख रहा है यू आर नॉट ऑडिबल। भाई H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन, C है कार्बन, N है नाइट्रोजन। H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन, C है कार्बन, N है नाइट्रोजन। मेरे को कौन बताएगा, मेरे को कौन बताएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है? A B C D, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लीज ए बी या सी, ए बी सी डी कौन बताएगा? विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लीडर बोर्ड दिखाया जाए। युगांश शर्मा, बहुत बढ़िया भाई, युगांश शर्मा को मिलता है प्राइज। नाम नोट कर लिया जाए, युगांश शर्मा आप हमारे को मैसेज करना, आपको हम प्राइस आपका भेजेंगे। युगांश शर्मा, ठीक है जी, डन है। डीएम करना मेरे को भैया। देखो अब जरा ध्यान से, ये लो, अब आ जाओ आप खेल देखने। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन दीज आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड लाइट वेट। दिस इज द डिफरेंस। ये दोनों यूज होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। यहां देखो क्या लिखा है, इंडिया फ्लू द फर्स्ट इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन इन 2017 CE-20। इसके अभी भी टेस्टिंग चल रही है। गगनयान मिशन में LVM-3 रॉकेट यूज होगा। दिस रॉकेट हैज अ लिक्विड, सॉलिड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। CE-20 इंजन इसमें होगा, और इसमें एक और इंजन यूज होगा जिसका नाम है विकास इंजन। प्लीज इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में याद रखना। और देखो इसरो ने क्या बोला था, एक इनसैट सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई थी, तो ये देखो क्या स्टेटमेंट आई थी कि भाई इनसैट मिशन सक्सेसफुल, नॉटी बॉय इज नाउ अ ओबीडियंट बॉय, सेज इसरो। तुम लोग भी नॉटी से ओबीडियंट बन जाओ तो मजा आ जाएगा। बताओ भाई, बात समझ आई? एक बार रिवाइज कराएं। 3 तरह के व्हीकल्स, PSLV, GSLV, LVM-3, तीनों के अंदर, अच्छा एक पॉइंट और इसमें रह गया, एक पॉइंट और रह गया, फिर इसकी रिवीजन कराते हैं। वेट, एक और ट्रू है फॉल्स? हाँ जी, PSLV व्हीकल, PSLV ऑल्सो यूजेस द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, PSLV ऑल्सो यूजेस द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। बताओ, PSLV, पोल 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 में आंसर करो, पोल में। देखो ट्रू फॉल्स में 41%, 57%, बिल्कुल बह गए। इस बार पूजा लीडर बोर्ड में सबसे आगे है, बहुत बढ़िया पूजा, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। सेकंड शरण, थर्ड अंकित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई देखो अब रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 लॉन्चर्स हमारे मेन है, PSLV, GSLV, LVM-3। इंपॉर्टेंट बात, GSLV और LVM-3 क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, PSLV नहीं करता। तीनों के तीनों ही रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल हम नेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यूज होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में आने के लिए सब जीरो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए होता है। गगनयान मिशन में LVM-3 रॉकेट यूज होगा विद क्रायोजेनिक स्टेज, CE-20 इंजन एंड ऑल्सो विकास इंजन। इस बात को रट लो, रट्टा लगा लो, दिमाग में बिठा लो, काम आएगा। बोल दो यस या नो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो मैं जादू दिखाऊं? ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भैया, क्या देखो, एक आर्टिकल आया था। मैंने ये क्यों आर्टिकल दिया है? आर्टिकल आया था हाउ कैन चाइल्ड सेफ्टी बी इंश्योर्ड ऑनलाइन, फेब्रुवरी 2024 में। फेब्रुवरी 2024 में ये आर्टिकल आया था। ये देखो क्या लिखा है, अ यूनिसेफ रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर। यहां पे इस आर्टिकल में क्या लिखा था? अ यूनिसेफ रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर, द मेटावर्स एक्सटेंडेड रियलिटी इन चिल्ड्रन। मेटावर्स का चिल्ड्रन पे क्या इंपैक्ट होगा, इसके बेसिस पे एक यूनिसेफ ने रिपोर्ट निकाली थी। ये देखो, while the complete immersion is an alternate reality which metaverse promises is still not here, there are multiple virtual environments and games that are not fully immersive and yet indicative of dangers in coping with the world. इमर्सिव वर्ल्ड और चिल्ड्रन का क्या इंटरेक्शन होगा, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स मेटावर्स के चिल्ड्रन के ऊपर हो सकते हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट आई थी 2024 में। क्वेश्चन देखो क्या आया था। देखो, आप देख रहे हो क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप, देख रहे हो कि नहीं देख रहे भाई? सीधा सीधा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा था। ये मैंने दिखाने के लिए आर्टिकल यहां पे अटैच किया था। अब इसी में एक और टेक्नोलॉजी मेंशन थी विच इज बाय द नेम ऑफ जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई अगर ये पूछ सकते हैं तो जनरेटिव एआई के ऊपर पूछ सकते हैं। इसमें ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, पूरा का पूरा वेब क्या होता है, सबसे टॉप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो एक अंब्रेला टर्म है। उसके अंडर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई होता है। जनरेटिव एआई इन पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर मैं एक चैट जीपीटी को या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को एक कमांड दूं दैट ओके, कौन वॉलंटियर करेगा, कौन वॉलंटियर करेगा, कोई अपना नाम सबसे आगे दो एग्जांपल देने के लिए। हु विल वॉलंटियर? मी, विशु। विशु वॉलंटियर कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि भाई विशु, विशु, एक मैं डालूं इमेज कि भाई विशु अपने आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दे रहा है दैट आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, जनरेट एन इमेज ऑफ मी एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड द चीफ मिनिस्टर इज शाउटिंग ऑन मी। और भाई एआई एक बढ़िया सी इमेज निकाल के दे जहां पर आपको ऑफिस है, भारत सरकार लिखा है, चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन है, कुर्ते वुर्ते में आपको चिल्ला रहा है और आप उससे फाइट कर रहे हो। तो भाई ये हुआ जेनरेटिव एआई, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपको ध्यान रखनी है इस ऑर्डर में। इस डायग्राम को प्लीज देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर्टिकुलरली जनरेटिव एआई पर। एआई पर हर साल मेंस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ ही रहे हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। कूल, समझ आया? ये बताओ, बोल दो। ठीक है, ये टॉपिक रीसेंट भी था, पुराना भी था। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। जितना भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इशू था, ये फेब्रुवरी से स्टार्ट हो गया था। इट स्टार्टेड इन फेब्रुवरी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज इन न्यूज, ठीक है। मेरे को क्या लगता है ना, दुनिया पीछे भाग रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। मेरे को जो पर्सनली लगता है कि यूपीएससी माइट गिव यू अ क्वेश्चन, माइट गिव यू अ क्वेश्चन ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसमें भी दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि भैया इसकी स्टार्टिंग एशियाटिक सोसाइटी से लिंक्ड है और इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लगेगा बट इसका रेफरेंस ये सारा इशू होगा। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो इस बात को अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, ये तो पढ़ के चले जाना, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और अभी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इशू करा है जिसके चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ कल्चर होंगे। पर्पस होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और रिसर्चर्स के बीच में थोड़ा गैप को रिड्यूस करना। सिंपल सी बात है। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन बनने के भारी 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 चांसेस हैं। यस या नो? बताओ भाई। ठीक है वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है ना?
ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लोगों को मालूम होगा, इस पे क्वेश्चन आना नहीं है, मैंने फिर भी लिख के दे दिया है। क्या बोला था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कि जी देखो 1947 में जो स्टेटस था किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, वो भैया वैसे ही रहेगा। राम जन्मभूमि वाले इशू को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करा था, पर एक एक्ट है जी यहां पर जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी जो देखो आर्कियोलॉजिकल साइट है या फिर एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, as per the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958, इस एक्ट के अंडर अगर कोई भी मॉन्यूमेंट आता है तो उसकी आप क्या कहते हैं ये सारा सर्वे वगैरह कर सकते हो, जिसको लेकर सारे कोर्ट्स ये सारे सर्वे इशू कर रहे थे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। बट देन सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड कि भैया रुक जाओ, थम जाओ, अब हम देखेंगे, हम बताएंगे, अभी कुछ और नहीं करना है। ठीक है, तो ये इशू था, ये प्रीलिम्स में आने के चांसेस नहीं है, फिर भी मैंने लिख के दे दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खास करके एशियाटिक सोसाइटी और अलेक्जेंडर कनिंगम पर क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, डन है, इतनी बात समझ आती है। भैया बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे, पहले ये बताओ। नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे, बोर कैसे होंगे? ठीक है, अभी आगे तुम्हें बताता हूं मैं, अपना ऑडियो वीडियो रेडी कर लो। अभी तुम आओगे लेक्चर के अंदर और डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, तभी मिलेगा अच्छा वाला प्राइस। ठीक है, चलो उसके अलावा कुछ चीजें और फटाफट, सिंपल चीजें जो कि दिख गई एग्जाम में तो इरिटेट करेंगी। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन रिलीज हुआ था। दो बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो प्रीलिम्स में कुछ भी टपक जाता है। ठीक है, ये देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। एज इट इज आपको मालूम है ये रिपोर्ट पूछते हैं प्रीलिम्स में। एक रिपोर्ट जो आ सकती है, अब देखो लिंक क्या है, क्योंकि इंडिया में एक सिमिलर काइंड ऑफ सर्वे हुआ जिसमें जेंडर पैरिटी की बात हुई, इसीलिए वो लोग ग्लोबल रिपोर्ट पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, या भूल जाओगे? अब इसको गलत करके आओगे क्या? मतलब दुनिया में बहुत सारी रिपोर्ट है, बट ये मैं आपको इतनी कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं कि दिस माइट कम, और अगर ये आ गई फिर गलत हुआ तो फिर तुम्हारी गलती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रट लो, दिमाग में बिठा लो। सर्वे में क्या क्या आया एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हां इंपॉर्टेंट इसमें क्या है वो ये है, एक चीज होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड है, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 100 बंदे हैं, उसमें से 90 लोग आपके भैया सॉरी 100 में से आपके 20 लोग अगर एनरोल्ड हैं, 20% आपका जीईआर हो गया। पर जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है? जीपीआई। जीपीआई ये कहता है कि फीमेल जीईआर का रेशियो मेल जीईआर से, मतलब अगर 20 फीमेल्स हैं और 50 मेल्स हैं, या फिर 20 फीमेल्स हैं 20 मेल्स हैं, या फिर 60 फीमेल्स हैं, या सॉरी 20 की लेके चलते हैं, फीमेल को हम कांस्टेंट रखते हैं, 20 फीमेल्स हैं 10 मेल्स हैं। फर्क देख रहे हो? यहां पर आंसर आएगा 1, यहां पर आंसर आएगा 2, यहां पर आएगा 0 से 1 के बीच में। तीनों का क्या मतलब है वो ये है, 1 मतलब परफेक्ट पैरिटी, बिल्कुल बढ़िया सी, सब चंगा सी। 0 to 1 अगर आता है क्योंकि फीमेल ऊपर है तो भैया इसका मतलब डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ मेल है। डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ मेल है तभी 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, बेसिक मैथ्स। अबव 1 तब आएगा जब डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ फीमेल्स है, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। कोई इसमें दिक्कत परेशानी है तो अब बताओ? सिंपल बात है, बेसिक मैथ्स है, अगर पूछ लिया तो। पर हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, ठीक है जी, ये नहीं भूलेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हाँ भाई, अब आ जाओ, तुम तैयार हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि अब मौज होने वाली है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व यूपीएससी को पूछने की आदत है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। वायनाड वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बार बार न्यूज में चल रही है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होता है।
केरला वैसे भी 100 तरह के रीजन से न्यूज में रहता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आना या उसके अराउंड कहीं क्वेश्चन आना भारी भारी चांसेस हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, कौन कौन सी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स पार्ट होते हैं, रट्टा मारना है, कुछ ऑप्शन नहीं है, रट्टा मारना है। इनफैक्ट सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, पागल हो जाओगे, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, 5 चीजें रट्टा रट्टा होनी चाहिए, रट्टा मार के बैठो। अगर प्रीलिम्स में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बढ़िया बनाने हैं, रट लेना, रट। आंख बंद करके रात को कोई 3 बजे उठाए और पूछे, हाँ भाई बताओ मानस नेशनल पार्क कहां है, हाँ सर असम में है, एकदम यूं खटाक। इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड एलिफेंट रिजर्व्स। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है और प्योर रट्टा मारना है, प्योर रट्टा। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 लैंडफॉर्म्स बहुत फेमस हैं, डोडा बेटा पीक, मोयर गॉर्ज। बहुत सारी स्पीशीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर अब मैं ना आपको एक ऑप्शन दूंगा, पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है दैट यू हैव टू, अभी मैं सबकी डिनाई कर रहा हूं, कंडीशन ये है ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करनी पड़ेंगी। मैं यहां पर आपको एक सवाल दिखाऊंगा, आपको जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया, अगर आपने जवाब दे दिया, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करनी है, पार्टिसिपेंट होके आपको यहां पे आना है, मेरे साथ स्क्रीन पे सबको दिखेगा। भैया अगर आपने सही जवाब दे दिया, 500 रुपए का इनाम है आपके लिए। यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बस जवाब देना है, एमसीक्यू नहीं होगा, सीधा आंसर देना है। ठीक है जी, कौन अपना हाथ ऊपर करेगा कि भाई हम पार्टिसिपेट करेंगे, बताओ भाई। लो भाई, ठीक है, संस्कार जी ने सबसे पहले किया है, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उनको, और एक बार ही एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तक तुम बाकी लोग आंसर देख लोगे वरना। हाँ भैया आ जाइए, संस्कार जी आपकी हमने एक्सेप्ट कर दी है, प्लीज वेलकम। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन। चलो भाई चैट में देखना लोग, अब क्लास ऐसी बनाओगे भैया मौज आ जाए, इंटरेक्शन पूरी होनी चाहिए। संस्कार भाई ऑडियो वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। हेलो 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 हेलो। अब ये बड़ी दिक्कत है भाई, क्या हो गया, चैट में लिख के बताओ क्या दिक्कत हो रही है। सर ऑन नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं हो रही भाई, रुको। हाँ अब तुम्हारा अनम्यूट तो हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, नाउ यू आर विजिबल एंड ऑडिबल। देखो संस्कार, ये हमारे क्लास का एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है। आई टेल यू, यहां पर आपको एक स्पीशी का कुछ फीचर्स दिखेंगे, यू नीड टू नेम द स्पीशी। जो भी आपको स्पीशी की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करूंगा, आपको उसे देखना है और जवाब देना है कि ये कौन सी स्पीशी है। ठीक है जी, अब वो आपके सामने आएगी। और भाई सुनो, चैट में किसी ने लिखा ना तो तुम दोगे 500 रुपए फिर। चलो हाँ जी, तैयार हो जाओ आप। लो भैया ये आपके सामने है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। चलो भाई, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, और धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। टिक टिक 6। नहीं बता सर। नहीं पता, यस मार लो, यस तुक्का मारो, कोई भी नाम सुनाओ सर। वहां कोई पे। सर एक्चुअली करंट अफेयर्स में बहुत पीछे चल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसे भाई, चलो बहुत बढ़िया, ट्राई तो मारो, कुछ तो नाम ले दो, कुछ सुनाओ वहां पर, कोई स्पीशी का नाम बताओ। तमिलनाडु के पास कौन सी स्पीशी मिलती है, कुछ भी रैंडम। नहीं आ रही है सर दिमाग में। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अभी बताते हैं। अब तक तो इन्होंने ढूंढ लिया होगा बाकियों ने। चलो कोई नहीं यार संस्कार, नेक्स्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है। बिल्कुल सर। चलो हाँ भाई, अब बताओ चैट में कौन। हाँ देखो अंकुश बोल रहे हैं लाइन टेल
मकाओ नहीं भैया नहीं। अभी अंकुश तुम तो चैट में भी गलत लिख दिया भाई। रेड पांडा। युगांश। ओ भाई, कौन सा रेड पांडा मिलता है तमिलनाडु में? हे भगवान। अरे भाई तुम तो चैट में भी, तुम भाई 500 रुपए मेरे को दे दो। तुम क्या कर रहे हो? नीलगिरी तार तो यहीं लिखा है। अरे भाई चाले पड़ गए भाई बच्चे। मेरे। अरे बहुत बढ़िया अर्पण भाई। पहले किसी ने जवाब सही दिया। ये भाई ये देखो। ये बताया था। स्लेंडर लॉरिस। काडावोर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। इस जानवर पर पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो। ये देख रहा है तुम्हें रेड पांडा जिसने बताया था कि भाई क्या कह रहा है तू? मेरे बाजू में रेड पांडा बिठा दिया तूने, वो मार देगा मेरे को। इसकी शक्ल देखो तुम। स्लेंडर लॉरिस। इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। तमिलनाडु के अंदर काडावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। हाँ जी। बताइए। अच्छा। अगला भाई। चलो कोई नहीं, ये तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मैं पूछूंगा पूछूंगा। आ जाओ भाई, कौन आएगा और जवाब देगा मेरे को? आओ भाई आओ। आओ तो पार्टिसिपेशन में आओ भाई। पार्टिसिपेट जो करेगा उसको मिलेगा। पार्टिसिपेशन ऑन करो। नम्रता। हाँ जी। ओके। सबसे पहले नम्रता ने किया। एक्सेप्ट हमने कर दिया उनका। प्रदीप तुम पीछे रह जाते हो भाई हमेशा। और चैट, अरे चले गए वो तो। क्या हो गया नम्रता? कहां रह गए तुम? लास्ट कॉल, लास्ट कॉल, लास्ट कॉल। अदरवाइज विल एक्सेप्ट द नेक्स्ट पर्सन। ऑन कैसे करना है? अरे तुम रिक्वेस्ट भेजो दोबारा। ये लो। आपको दिख रहा होगा अनम्यूट करने का ऑप्शन। सेटिंग्स में देखो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा। माइक ऑन, वीडियो ऑन। हम्म। ट्राई ट्राई ट्राई। क्या हुआ, नहीं मिला? इतने यार तुम ये बताओ मेरे को, ऐसे तुम्हें मजा आता है कि नहीं आता? अरे फिर चले गए। ये बताओ, याद होता है इससे? नहीं होता इससे? पार्टिसिपेशन बढ़िया होता है कि नहीं होता? बोरिंग क्लास में मजा नहीं आता यार। है ना? चलो भाई, अब नम्रता तो आई थिंक उन्होंने डिस्कनेक्ट ही कर दिया शायद। कोई नहीं। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पे। प्रदीप कुमार को भाई अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो बहुत टाइम से ट्राई मार रहे हैं। आओ भाई प्रदीप कुमार। यार स्लेंडर लॉरेंस का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सेंचुरी भी पूछ सकते हैं आपसे। आपसे वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे नॉकटर्नल है, ये सब है। ये कौन सा स्पीशी है, उनका डब्ल्यूपीए एक्ट, आईयूसीएन स्टेटस, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा भाई। तुम लोगों से अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा यार? कमाल करते हो यार। अरे वीडियो और माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें। अरे होगा प्रदीप कुमार, ट्राई करो। अभी हुआ ना संस्कार का? हम्म। कर लो भाई। यस सर। हाँ जी। हाँ हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। देखा यार, तुम कमाल करते हो यार, ऐसे कैसे नहीं होगा? पता ही नहीं चल रहा था कैमरा ऑन करने के लिए। कोई नहीं भाई, हो गया ना। चलो अब मुझे बताओ, सवाल तुम्हारे पास आ रहा है एकदम रेडी। ये बात बताओ मेरे को कि यहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की स्टेट में एक ट्राइब है जो बहुत फेमस है। फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग स्नेक वेनम। मेजोरिटी ऑफ स्नेक वेनम इज प्रोड्यूस। तुम्हें पता है इसका आंसर? हंस रहे हो। इरुला ट्राइब। इरूला ट्राइब्स। इरुला बहुत ट्राइब बढ़िया सर। भाई, बहुत बढ़िया है। कमाल करते हो प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार तुम हमारे करंट अफेयर्स पंचायत में हो ना? यस सर। ये देखो भाई, जो करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स के स्टूडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस देखो सैंड लड़के का। ठीक है। सैंड बो वाला क्वेश्चन भी दिया था उसमें जो हाँ। सैंड बो वाला। सैंड बो वाला वो क्वेश्चन मेरे एक टेस्ट सीरीज में आ जाया था सर।
अरे क्या, अच्छा टेस्ट सीरीज में आया था। देख रहे यस हो भाई, जो भी करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स का पार्ट नहीं है, देखो यहाँ प्रचार मेरे भाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्या खटाक से आंसर आया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल गिफ्ट देंगे, क्यों नहीं देंगे विशु। अरे गिफ्ट नहीं चाहिए सर, हम अरे आपको क्यों गिफ्ट नहीं देंगे देंगे भाई, एग्जाम निकाल मत करके करो सर। यार, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे तक आ जाएगा, बस मुझे एक बार डीएम कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इरूला ट्राइब्स भाई, इरूला ट्राइब्स, ये देखो मैंने पढ़ाया भी था एक बार इरूला ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे। ये भैया एक ट्राइब होते हैं, सब देख लो। और इंडिया का मेजॉरिटी जो स्नेक एंटी वेनम होता है वो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और ये लोग कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, 80% ऑफ द वेनम, 80%। हमने एक बार स्नेक्स पे पूरा डिस्कशन किया था, तब ये बात पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, यस सर। कौन कौन से वेनमस स्पीशीज होते हैं, कौन से नहीं होते। अब बताना चार कौन से, बिग फोर कौन से होते हैं इंडिया के, जो सबसे ज्यादा वेनमस स्पीशीज होते हैं स्नेक के। क्रैप, हाँ, कॉमन क्रेट दूसरा, किंग किंग कोबरा, किंग कोबरा तीसरा, और एक ब्लैक करके कोई था सर, ब्लैक स्नेक, और एक और कोई था। ब्लैक स्नेक तो कॉमन क्रेट ही था, कॉमन क्रेट ब्लैक कलर का होता है। कॉमन, एक वाइपर था, एक किंग कौन सा कोबरा, वाइपर एक था। इंडियन कोबरा। एक इंडियन किंग कोबरा कोबरा, तो एक नहीं। इंडियन कोबरा, एक कॉमन क्रैप, और एक और बुला रहे हैं सर, क्या नाम है उसका। दो वाइपर और हैं, दो वाइपर याद करो, वाइपर वाइपर, दो वाइपर हैं और एक तो स्टार्टिंग रसल्स नाम आ वाइपर रहा है। है रसल्स वाइपर एक। और एक तीसरा, और चौथा कौन बताएगा चैट में। एस से स्टार्ट होता है, एस से, एस से और होता है एक और वाइपर, छोटा सा होता है। सुमोन या सीमन करके ना ना ना, कुछ सर। 100 स्केल्ड वाइपर। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया बार प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलो, लगे रहो भाई, लगे रहो। हाँ जी, मजा आया कि नहीं आया, बोल दो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। हाँ भाई। अब हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, ये सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई चलो, पार्टिसिपेशन जरूरी है यार, तभी मजा आता है, वैसे कैसे ये बोल के चले जाओ। ए बी सी डी। ए है जी आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट, पीए समझ जाना, वाटर पोल्यूशन। बी है एयर पोल्यूशन एक्ट। सी है भैया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डब्ल्यूपीए। ए है वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, बी है एयर पोल्यूशन एक्ट, सी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, डी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चार आपके मेन एक्ट्स हैं जो आपको यहां मिलते हैं आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है जी। यस या नो, कोई कंफ्यूजन। क्या हो गया भाई, ठीक है। हाँ जी, पोल आ रहा है, टाइम थोड़ा इसको बढ़ाएंगे हम पहले। मेरे को ये बताओ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये स्टैट्यूटरी बोर्ड्स हैं, इसमें से किस एक्ट के अंडर वो बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, सीपीसीबी, एसपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किस एक्ट के अंडर बने हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पोल में, पोल में भैया, पोल में, पोल में जवाब चाहिए, पोल में। देखो सब फैल गए। यही तो भाई प्रीलिम्स में यही होता है, प्रीलिम्स में यही यही कमाल है प्रीलिम्स का, फैल गए भाई, फैल गए। युषी, ऋषभ, पूजा, पूर्णिमा, केशव, कौशल, आदित्य, अंकित, कपिल, हफाम, युगांश, अंकुश, जतिन, अर्पण, शुभम, विशु, प्राची, दीपेश। क्या भाई क्या कर रहे हो। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड लाया है भूषण भरीवार, बहुत बढ़िया भूषण, कमाल कमाल करते हो। शरण, रश्मि, तीनों करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स के बच्चे फिर से, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भैया ये है वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है जी। यहां देखो आप,
एयर पोल्यूशन मार्क करोगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट सबसे बढ़िया लगता है भाई, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसी में होगा। ठीक है जी, रश्मि कह रही है संडे लेक्चर में था, बिल्कुल। ऑल द 3 स्टूडेंट्स भाई, ऑल थ्री स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स पंचायत। आई फील सो प्राउड यार व्हेन आई सी दीज नेम्स। इस तरीके से मजा आ जाता है देख के भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम प्रीलिम्स में भी जाके एकदम बढ़िया तरीके से लिस्ट में नाम लाओगे। देखो देखो भाई, देखो वाटर एक्ट, ये देखो, दिस लेड टू द क्रिएशन द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ठीक है, दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू गेट परमिशन, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले देंगे। सीपीसीबी ओवरसी करता है और सारे पॉलिसीज बनाता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंडर ये चीज आती है, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंडर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं ना इस बार मैंने ऐड करा है स्टैटिक स्कोप। व्हाट इज दिस स्टैटिक स्कोप? ये वो एरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट पढ़ने किस लिए हैं? पढ़ने उस लिए हैं कि भैया ये स्टैटिक पोर्शन भी आपको कवर करके चलने हैं। मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज और ऐड करके देता हूं। एज फार एज आई एम करेक्ट, इट शुड बी आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 of the Indian Constitution. Can you tell me the reasons when Parliament can make laws on the stateless subjects? Parliament can make laws on stateless subjects. Article 249, as far as I remember, deals with the condition जहां states खुद request करती हैं। इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी नहीं। तभी आई वांट टू कंफर्म दिस आर्टिकल का नंबर, क्योंकि नंबर याद नहीं रहता। पर जब दो स्टेट से ज्यादा बोले, व्हेन स्टेट्स रिक्वेस्ट, देन यू कैन हैव द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। आई थिंक इट इज आर्टिकल 249, आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट पे जो अमेंडमेंट हुई थी ना, वो रिक्वेस्ट करी गई थी, ये बात याद रखना। इसके कॉन्टेक्स्ट में दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन 249 आर्टिकल, इफ इट इज द राइट आर्टिकल आई एम कोटिंग, एक बार जरूर इसको जाके देख लेना। ठीक है, दैट इज वन थिंग। नाउ कम्स टू द फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट भी एक न्यूज में था, मैंने लिख के दे दिया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इन न्यूज। यहां पर यही बात हुई थी, एक लैंडमार्क जजमेंट थी। या डेफिनेटली विशु दे कैन, बट आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन वहां जहां पर स्टेट्स रिक्वेस्ट, बिकॉज ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, देन द थिंग इज, यहां पर पहले एक वो जजमेंट थी कि भाई फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, जो रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है क्या वो फॉरेस्ट है, या फिर जो डिक्शनरी मीनिंग जो दिख रहा है कि फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट है। तो यहां पर एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट भी थी, गोदावरम केस, बहुत फेमस था, न्यूज में था। प्रीलिम्स में आने के कम चांसेस हैं। ओ यार लो, मैंने यहां पे तो लिख तो रखा है, कमाल करता हूं यार मैं भी। 249 ही है यार, मैं वहां ढूंढ रहा था, हद हो गई। ये रहा भाई, ये रहा 249 ही है, सही कह रहा था 249। ठीक है, वही इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी न्यूज में था, तो एक बार इसको भी देख लेना। ठीक है जी, पर वाटर एक्ट और सीपीसीबी किस में आती है? अगर आपको याद होगा 2023 यूपीएससी ने आज क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल ग्राउंड वाटर्स अथॉरिटी के बारे में, कि वो किस एक्ट के अंडर आती है, यस या नो? यस, राइट। अगर किसी को याद हो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सिमिलर, बिल्कुल। हाँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में, बिल्कुल। ठीक है, चलो। स्नो लेपर्ड वॉज इन न्यूज, आई थॉट गुड। आजकल इनको लेपर्ड टाइगर पे क्वेश्चन पूछने की बड़ी चुल है भाई, इस बार भी पूछा था। एक फैक्ट शीट है स्नो लेपर्ड की, इसकी रेंज देख लेना। ठीक है, बेसिक फीचर्स देख लेना, उसके अलावा क्या बिहेवियर होता है। इनको घोस्ट ऑफ द हिमालयाज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घोस्ट, भूत, क्योंकि बहुत अच्छे कैमोफ्लाज करते हैं। सबसे छोटे बिग कैट्स की स्पीशीज में आते हैं, बड़े प्यारे देखने में होते हैं, पर बहुत भयंकर होते हैं। उसी के साथ में यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, आई थिंक घोस्ट हमने बता दिया, दे आर स्मॉल, ये बता दिया, एंड ऑल्सो दे डोंट रोर, दे डोंट रोर। ऑल्सो सॉलिटरी, अकेले में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बता दो, अकेले रहना पसंद करते हैं, मेरी तरह है। ठीक है, मेरे काइंड ऑफ, माई काइंड ऑफ गाय। ठीक है, स्नो लेपर्ड, बहुत बढ़िया, इसको जरा देख लेना एक बार। चलो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट यार क्या होते हैं ना, कुछ कॉन्सेप्ट इतने छोटे और प्यारे होते हैं, जरा जरा से छोटे छोटे, निन्नू निन्नू, पर
अगर ये मतलब चांसेस इनके आने के 100% होते हैं, 100%। हाँ जी, द साइंस बिहाइंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स, द साइंस बिहाइंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स? कैलिफोर्निया के अंदर बहुत भारी बारिश हुई थी, जो कि जिसका रीजन था एटमॉस्फेरिक रिवर्स। मतलब कि मास ऑफ एयर, एयर मास होता है, बहुत बड़ा एयर मास होता है, विच इज मतलब एयर मास, समझ रहे हो, लैंड से ऊपर बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि एकदम क्लोज, टॉप ऑफ द लैंड पे एक एयर मास होता है जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, उसको ये लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मालूम होगा, व्हेन द एयर इट वार्म्स इट राइजेस और ऊपर जाके इट कूल्स। कूल तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन होता है, यस या नो? ये भाई बहुत टेक्निकल ज्योग्राफी है, पर ये बात पता है कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? वार्म एयर इट राइजेस इट कूल्स डाउन, जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो भैया वो बारिश करती है। अब वो अलग अलग पैटर्न से राइज कर सकती है, यस या नो? अच्छा भाई सुनो, क्विक क्विक रिस्पॉन्स। ये एक और, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, 101 का अमेजॉन वाउचर भाई इस क्वेश्चन पे। पार्टिसिपेंट बताओ कौन आएगा, जल्दी बताओ कौन आएगा भाई, जल्दी भेजो मेरे को रिक्वेस्ट। एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है इसलिए छोटा प्राइज है, ठीक है? भूषण आ गए, भूषण, ठीक है, बताओ भाई भूषण, जल्दी आओ, जल्दी, ठीक है भाई बताओ, चले गए। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट संस्कार तुम्हारा हो गया भाई एक बार, नम्रता ने पिछली बार ट्राई किया था इसलिए उनको एक और बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया नम्रता। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एटमॉस्फेरिक रिवर में, सब सुन लो क्या होता है, चैट में कोई नहीं बताएगा। एटमॉस्फेरिक रिवर में क्या हुआ था कि जब एयर विद मॉइस्चर इट वाज फ्लोइंग, सामने पड़ा माउंटेन, एयर राइज हुई, टेम्परेचर लूज हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, बारिश हो गई, एक्सट्रीम रेनफॉल हो गई। इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं? कौन सी रेनफॉल होती है जो माउंटेन की वजह से, किसी फिजिकल रिलीफ की वजह से जब एयर राइज करती है और बारिश होती है, तो उसको किस टाइप की रेनफॉल बोलते हैं? फ्रंटल। नो, नॉट फ्रंटल। वन मोर अपॉर्चुनिटी, सोचो सोचो। नॉट फ्रंटल। फ्रंट होते हैं जब दो फ्रंट्स आके मिलते हैं और वार्म एयर राइज कर जाती है। जब कोई फिजिकल फीचर होता है, जब कोई रिलीफ, कोई माउंटेन हुआ, जैसे वेस्टर्न घाट में कौन सी रेनफॉल होती है सोचो? वेस्टर्न घाट इज फेमस फॉर विच रेनफॉल? एक साइड विंडवर्ड होता है, एक दूसरा साइड होता है। ये फीचर आपको इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, बताओ, सोचो सोचो सोचो, हिंट दूं? अरे मत लिखो चैट में, नहीं? नहीं यार। ओहो, चलो कोई नहीं। ओ से होता है भाई, ओ से, सोचो अब बताओ, ओ से। चैट ही पढ़ लो, देखो देखो चैट देखो। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफ। रेनफॉल होती है ना, फ्रंटोजेनेसिस में जो जो फ्रंटल होती है, फिर एक कन्वेक्शनल होती है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में देखते हैं कि एकदम से हीटअप होता है और सिस्टम राइज करता है, और तीसरा ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जब कोई सामने फिजिकल फीचर होता है, फिजिकल फीचर की वजह से एयर होती है वो राइज करती है, मॉइस्चर लेके आ रही होती है, सडनली कोई फीचर आता है, एयर राइज कर जाती है, राइज करेगी तो एकदम से टेम्परेचर लो होता है, कूल डाउन होती है, कूल डाउन होती है तो जो ह्यूमिडिटी होती है, जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आपस में क्लोज हो जाते हैं, एंड जब वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो रेनफॉल हो जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है? सो एटमॉस्फेरिक रिवर में कोई पूछ ले कि कौन सी टाइप की रेनफॉल होती है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है? ओके, ठीक है जी, बताइए, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, यस या नो? इस बात को याद रखना भाई। ये देखो, तभी मैं बोल रहा हूं ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ज्योग्राफी का भी हमारे पास कोर्स है, जिसको मालूम हो, फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत बढ़िया कोर्स है, कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी ने उसमें एनरोल नहीं किया है अभी तक, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, आप जाकर उसको परचेज कर सकते हो। कल से हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कल, और नहीं यार परसों से, सॉरी भाई, सॉरी, मंडे से भाई, मंडे से। पता नहीं कहां दुनिया चल रही है, मेरे को खुद नहीं पता। कल सुबह तो संडे है, मेरी क्लास है एक और, ठीक है? कोई नहीं, कोई नहीं,
या मंडे से आज सैटरडे है, ठीक है। चलो ठीक है भैया, आगे चलते हैं। देखो भाई, ये एक टॉपिक है इंडिया का जेनेटिक मैप। इंडिया का जेनेटिक मैप क्या होता है? एक प्रोजेक्ट है इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट, जहां पे जीन मैपिंग कर रहे हैं। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? एक रील है मेरे इंस्टाग्राम पे, न्यूज इन डिटेल करके, उसको जाके 30th ऑफ जुलाई को मैंने वो रील डाली थी, जिसमें मैंने यही कॉन्सेप्ट समझाया था। एक बार जाके उसको देख लेना, ठीक है। सिंपल मैं फटाफट आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है। एक सेकंड, इसमें देखो, ये जो Cas9 होता है ना, Cas9 एक तरह का प्रोटीन होता है, एक तरह का एंजाइम होता है, सॉरी एंजाइम। Cas9 एक तरीके का एंजाइम होता है, और जीआरएनए, गाइडेड आरएनए, ये क्या होता है? ये गूगल मैप्स होता है। जीआरएनए Cas9 को बोलता है कि भाई जाओ, और जहां पर जाओगे वहां पर जाके कट लगा के जीनोम एडिटिंग करेंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया था, ये जो Cas9 होता है, ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के Cas9, SP-Cas9, FN-Cas9, अलग अलग तरह के होते हैं। SP-Cas9 इतना इफेक्टिव नहीं था, जब उसको जीआरएनए बोलता था कि भाई यहां चला जा, वो ऑफ टारगेट हो जाता था, तो इसलिए वो एफिशिएंट नहीं था। FN-Cas9 एफिशिएंट है। इंडियन साइंटिस्ट इसकी भी एक एडवांस्ड वेरिएशन को डेवलप करने में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक बार इसको रील में मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, उसको देख लेना, बाकी मैंने यहां पे लिख के दे दिया है। सिंपल सी चीज है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आया था, याद है? डेनिस ओवन करके एक क्वेश्चन आया था, डेनिस ओवन, प्रीलिम्स में। डेनिस ओवन करके, डेनिस ओवन था ना, आई थिंक यही था, मेरे को जहां तक लगता है डेनिस ओवन ही था ना। किस पे क्वेश्चन आया था? आई थिंक 2021 2020 में आया था। कहां पे आया था? हाँ, डेनिस ओवन पे क्वेश्चन आया था, पर ईयर मुझे नहीं पता कब आया था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, और ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ये भी तभी कुछ अराउंड स्टार्ट हुआ था। भाई लिंक होता है हर चीज का, ऐਵੇਂ नहीं पूछते वो यूपीएससी वाले कुछ। हाँ भाई, हाँ भाई, चलो 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 चलो, कोई नहीं, ये आप रील एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। आ जाओ भाई, अब तुम तैयार हो जाओ चैट पे। मैपिंग एकदम तैयार हो जाने चाहिए, एकदम। अब तुम्हारी मैपिंग टेस्ट होगी जबरदस्त वाली। लो भाई, पॉइंट लिखे हैं, सबको दिख रहे हैं? पहले ये बताओ सारे पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 चोक पॉइंट्स। मैं स्ट्रेट बोलूंगा, आपको नंबर लिखना है चैट में। तैयार हो? तैयार हो कि नहीं हो? पहला ही गलत करवा दूं? बोलो, पहले आसान या पहले डिफिकल्ट? चलो रेडी हो गए सब, चलो भाई चलो, पहला आसान, पहला मुश्किल, डिफिकल्ट। चलो भाई, डिफिकल्ट चाहिए सबको। मुझे बताओ डिफिकल्ट। बॉस्फरस स्ट्रेट कौन सा है? बॉस्फरस स्ट्रेट, BOSPHOROUS। अरे क्या बात है तुम भाई, बीच में गड़बड़ हो रही है, बीच में गड़बड़ हो रही है, पर ठीक है। 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, आसान बताता हूं अब। मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट कहां पर है? मलाका स्ट्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 8, शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ध्यान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हाँ जी, देखा, बह गए बह गए बह गए बह गए, हो गया ना गड़बड़। हाँ भाई, बॉस्फरस स्ट्रेट तो तुमने बड़ी जल्दी बता दिया था, यहां क्या हुआ? 7 6 में कंफ्यूज। हाँ जी। अच्छा, फिर एक बात बताना, बब अल मंडेब स्ट्रेट कौन सा है? बबल मंडेब, 7 6 7 6 हो गया भाई, आपस में मिक्स हो गया, आपस में मिक्स हो गया। अब तो और करता हूं, गल्फ ऑफ एडेन कहां है? गल्फ ऑफ अडेन 6 के पास है कि 7 के पास है? गल्फ ऑफ अडेन बताया था पिछले लेक्चर में, कोई 5 पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए भाई, 5 पे पहुंच गए। नहीं भाई नहीं, यहां कंफ्यूजन है, यहां कंफ्यूजन है, इधर देखो। अच्छा, अगर यही बात है तो कोई बताओ स्विस कैनाल कहां है? स्विस कैनाल, स्विस कैनाल 5 7 हो गया। अब स्विस कैनाल 7, युगांश 7 कह रहे हो यार तुम स्विस कैनाल को यार। भैया देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तुम बिल्कुल ही फैल गए हो। देखो, यहां पर है स्विस, स्विस कैनाल 5, बब अल मंडेब स्ट्रेट, BAM, और हां यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, SOH, हॉर्मूज। भाई मिडिल ईस्ट के इन चोक पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलना,
यहां पर स्विस के पास कौन सा गल्फ है? यहां पर गल्फ ऑफ अकाबा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। यहां पर हाँ जी गल्फ ऑफ एदेन, अडेन, अदेन जो भी बोल लो। और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। भैया ये कंफ्यूज मत होना इसमें। स्विस, बब अलमंडेब, हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अदेन, रेड सी, ऊपर स्विस कैनाल और उसके साथ में गल्फ ऑफ अकाबा। यहां पर ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है। कमाल हो गया। अच्छा नेक्स्ट, हाँ गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ इस तरफ है, यही बता रहा हूं। यहां पर गल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ है, यहां पर गल्फ ऑफ अदेन है और रेड सी है, यहां गल्फ ऑफ अकाबा है। अच्छा स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार, जिब्रल्टार, गिब्रल्टार जो भी तुम बोलते हो, बहुत बढ़िया। पनामा कनाल कहां है? पनामा कनाल 1, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, केप ऑफ गुड होप। ठीक है भाई, ये लो भाई, यहां पे अब सारे आ गए हैं। ये सारे इंटरनेशनल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग। मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है चलो एक सवाल और। मलाका स्ट्रेट के दोनों तरफ कंट्रीज हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। मलेशिया कौन सी है, 1 या 2? अच्छा अगर मलेशिया 2 है तो 1 क्या है? 1 क्या है फिर? गुड 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 गुड, इंडोनेशिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है भाई। ठीक है, सारे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, आर्टिकल आया था, सारे लिखे थे, इंपॉर्टेंट था, मेरे को लगा ये डिस्कस करने चाहिए। मुझे डायग्राम ये अच्छा मिल गया था, इंपॉर्टेंट था। ये छोटी सी चीज है कि भाई एंटी सैटेलाइट वेपन रशिया टेस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने डाला कि यहां पर भी उन्होंने बोला था कि ओपन स्पेस ट्रीटी, अगर आपको याद हो जनवरी वाले लेक्चर में मैंने ओएसटी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो एंटी सैटेलाइट वेपन पढ़ के समझ आ रहा है, जो सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेपन होते हैं, रशिया उसको टेस्ट कर रहा है, तो वो आउटर स्पेस ट्रीटी को वायलेट करेगा। तो ओएसटी दोबारा न्यूज में है, हमने पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट किया था, पढ़ लेना। ठीक है, इस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट वाज इन न्यूज, एमएसपी को लेके न्यूज में था। एमएसपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे एग्रीकल्चर के नोट्स मिल जाएंगे, सारे। ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर एक नोट में 12 पेजेस के आई थिंक वो नोट है, वहां पर एमएसपी का टॉपिक मैंने कवर किया था। जो स्टैंडर्ड स्टैटिक कॉन्सेप्ट है आपका, यहां मैंने लिख के दे दिया है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, राबी कौन सी होती हैं। अगर आपको याद हो नाइजर सीट पे क्वेश्चन आया था ना, मां कसम वाला क्वेश्चन, खाओ मां कसम। ठीक है जी, ये आया था। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, कौन सा मेथड होता है, कौन अप्रूव करता है, चेयरमैन होता है, प्लीज स्टैटिक चीजें पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, एक ये भैया टेंपल इनॉग्रेट हुआ था, इसके जितने फीचर्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके आगे ये भैया इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ, मेरे को दिमाग खराब हो जाता है ऐसे वर्ड्स में। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये भैया जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन। ठीक है जी, जॉइंट पेन है, उसके बारे में था ये। ठीक है, डिग्रेडेड कार्टिलेज ये हो जाती है, स्वोलन बोन इरोजन होती है, एक एज के बाद ये आपको दिखना शुरू होता है। आपकी जो ये फिंगर्स होंगी, ये ऐसे सीधी नहीं, ऐसे आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, नाम याद रखना। सिमिलरली असम का एक ट्रेडिशन था, ठीक है, जहां पर ये बफेलो फाइट होती है। अगर आपको याद हो, जलीकट्टू बैन हो गया था एक टाइम पर, जलीकट्टू। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ठीक है, करा सकते हो। उसी टाइम पे असम के अंदर माघ बिहू करके एक फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस बिहू फेस्टिवल होता है, वहां पर बफेलो रेस होती है, जो अहोम किंगडम से चली आ रही है। एक बार वो भी बैन हो गई थी, फिर से स्टार्ट हुई, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर तक ने अटेंड करी। तो इसको पढ़ लेना। इसी के साथ में भैया यहां पर बुलबुल, बुलबुल मतलब पता है, बुलबुल, बुलबुल बर्ड्स होती हैं, हाँ जी, सॉन्ग बर्ड्स, बुलबुल, उनकी फाइट भी होती है। तो ये बफेलो फाइट और बुलबुल फाइट असम में होती है, इनके बारे में भी देख लेना एक बार। कौन सा फेस्टिवल होता है, माघ बिहू, बिहू फेस्टिवल। ठीक है, ये देखो HAPS
भैया ये क्या है? ये है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये भैया ड्रोन है। सूडो सैटेलाइट इसको क्यों बोलते हैं? इसको सूडो सैटेलाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 20 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, नॉर्मल एयरप्लेन से भी बहुत ज्यादा ऊपर। इसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रोटोटाइप है, टेस्टिंग में है। नाम अगर कोई पूछ ले सूडो सैटेलाइट, सूडो सैटेलाइट, तो याद रखना सूडो सैटेलाइट, ठीक है। HAPS, इंडियाज वेरी ओन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिकल 1 आपको याद है, चंडीगढ़ के अंदर ड्रामा हो गया था, वो मेयर वो भैया वो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ कर रहा था, याद है कि नहीं है? यस या नो? वो इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया ये क्या हो रहा है, ओपनली डेमोक्रेसी का मजाक बन रहा है। यूपीएससी ने तब क्वेश्चन नहीं पूछा, अब पूछ सकता है। आर्टिकल 142, मैं आपको हर लेक्चर के बाद स्टैटिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को दूंगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100%, ठीक है भैया। आर्टिकल 142 है, इसको प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 142, जब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकता है किसी भी काम में अगर उसे सही लगे तो। इस आर्टिकल को पढ़ना। इलेक्शन कमीशन न्यूज में था, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर चीजें थी। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 से लेके 329, ये अगले हफ्ते तक पढ़ के आने हैं। उसी के साथ में भैया ये आपका उत्तराखंड के अंदर सिविल कोड आया था, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, उसके बारे में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे डीपीएसपीस के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीस। सारे डीपीएसपीस रटे होने चाहिए। क्या डीपीएसपीस इन्फोर्सिएबल होते हैं लीगली? यस या नो? नो, नहीं होते ना, ठीक है। डायरेक्टिव्स होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें मेंशन्ड है, याद रख लेना। ला नीना के ऊपर दोबारा आर्टिकल आया था, मैंने आपको बोला था ला नीना एल नीनो, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना। आर्टिकल 40 बहुत बढ़िया, ये पढ़ लोगे स्टैटिक स्कोप को, ये 1 2 3 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक स्टैटिक के रट्टे मारने हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है इनको, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था यार, देखो मैं आपको जो बोल रहा था वो यही बोला था मैंने कि मेरा पर्पस इस कोर्स का है ही ये, आपको वो धक्का लगाना प्रीलिम्स के अंदर। हमने आई थिंक अपने अभी 2 लेक्चर्स के अंदर 50+ पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, 50+। एंड अगर इसमें से भैया 5 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो आपका काम हो गया, और क्लास में याद हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार याद हो गया, ठीक है। दैट इज माई प्रिसाइज पॉइंट ऑफ दिस रिविजन कोर्स। सी दिस इज व्हाट आई थिंक टीचिंग इज। मटेरियल देना ना यूपीएससी के अंदर ना, एक तो तुम्हें भी आदत है पीडीएफ कलेक्ट करने की, और इसीलिए लोगों ने भी आदत बना ली है पीडीएफ बांटने की। पीडीएफ करके कब तक खेलोगे यार? मैंने जो बोला तभी तो मैंने बोला था, ऐसे तो गूगल को होना चाहिए ना भाई, गूगल लिख दे हम भाई प्रिडिक्टिंग यूपीएससी प्रीलिम्स सिंस एटर्निटी, क्योंकि सारे क्वेश्चन यूपीएससी के गूगल से तो दिख ही जाएंगे। पर भाई कितना पढ़ें, सब कुछ थोड़े ना पढ़ सकते हैं। आखिरी में आप लोगों को इनसिक्योर करने के लिए सब आ जाएंगे कि देखो हमारे मटेरियल में से आया, देखो हमारे मटेरियल में से आया। भाई तुमने पढ़ाया था, तुमने पढ़ाया था, ये बताओ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई मैं यही आपको बोलूंगा। अभी तो ना मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज और कर रहा हूं, ठीक है। मतलब आपको पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स तो ना मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहो, 1000% गारंटी है आप पीवाईक्यू और करंट अफेयर में मात नहीं खाओगे, ठीक है भैया। ये मैं मेरे लिए भी चैलेंज है और मेरी कमिटमेंट भी है, और आपको लग भी रहा होगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ हुआ है, कुछ पढ़ा है, आज कुछ जानने को मिला है? ये बताओ, मतलब दैट इज द वैलिडेशन आई वांट टू रिसीव कि हाँ यार कुछ सीख के गए आज। सी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि हाँ मतलब मजा आया। अब ये बात हम याद रखेंगे, हमने ऐसे पढ़ी थी, एक लॉजिक से पढ़ी थी, ठीक है बिल्कुल। और ये यार ये देखो ना, दिस इज व्हाट आई मेक
ऑन माई ओन। हर नोट, हर एक चीज, हर एक डायग्राम मैं खुद सोर्स करता हूं, मैं खुद बनाता हूं बैठ के। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कोई टीम है कि जी लो बना दो कैसा भी मटेरियल, हम टीचर की तरह आए, बातें बोली, ये पढ़ दिया आपको पीडीएफ और चले गए। वो नहीं है भाई। अगर कोई मेरे को इस कंटेंट को पता है ऐसे लिख के दे देता ना, मैं फिर भी पढ़ा देता। अगर मुझे यहां पर इस तरीके से पेमेंट बैंक एक पैराग्राफ में कोई लिख के दे देता, मैं पढ़ा देता। लेकिन आई मेक दिस, आई पुट इन द एफर्ट टू मेक दिस सो दैट आपको याद हो जाए। ये लिख के मैं दे सकता था। एंड आई जेन्युइनली वांट कि आप लोग इस चीज को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये चीज है, मतलब अब ये देखो ना यार, फिस्कल पॉलिसी में ये दिमाग लगाना कि यार ऐसे समझाते हैं। दिस इज प्योर इनिशिएटिव एंड आई होप आपको दिखता होगा कि यार बंदा अपनी तरफ से मेहनत करता है, ठीक है, हमारे को वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ये बायोस्फेरिज्म मैं दे सकता था आपको, आप देख लो कैसे ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। बट I always try to be unique. I always try to be creative. And I think this UPSC thing, it needs that. And UPSC is expecting that. ये बात है, ठीक है। ऑल्सो यार, अगर आपको फिर यही, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार बढ़िया मजा आ रहा है, आपको कोर्स सेक्शन में रिव्यू दिखेगा। जब आप कोर्स पे जाओगे वेबसाइट पे आपको एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, जाकर प्लीज अपना फीडबैक रिव्यू वहां पे जरूर डालना, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आप में से कितने ऐसे लोग हो जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है अभी तक? इज देयर एनीवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स? सो यार आप लोग भी प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज यू कैन कंसिडर द करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स, ठीक है। यू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल हु आर विद मी, हु आर डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट विल हेल्प यू अ लॉट, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, मेंस भी इसमें इंक्लूडेड है, मेंस भी। So after prelims, all the students who will clear the prelims, उनके लिए एक स्पेशल मेंस फोकस ग्रुप होगा जो कि सिर्फ मेंस के लिए होगा, ठीक है। एंड जिनका प्रीलिम्स नहीं भी होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड हमने 2026 में तो दे ही रखा है, ठीक है। सो देयर इज नो हार्म इन ज्वाइनिंग दिस कोर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यू कैन कंसिडर द नोट्स ओनली, द करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स, इट इज एब्सोल्युटली एट अ नॉमिनल